तस्वीरें नेपाल की है। 26 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी अचानक उफन पड़ी। पानी के साथ मलबा इतनी तेज रफ्तार से नीचे आया कि कुछ ही देर में सड़कें, पुल, गाड़ियां, घर और दूसरी इमारतें इसकी चपेट में आ गई। नेपाल के साथ साथ चीन के तिब्बत क्षेत्र में भी तबाही हुई। जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक 332 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी और 1000 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नागरिक और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लोग भी शामिल हैं। लेकिन नेपाल में हुई ये तबाही सिर्फ नेपाल की चिंता नहीं है, क्योंकि भारत के हिमालयी इलाकों में भी ऐसी ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं जिनमें से कई को ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिहाज से वल्नरेबल पाया गया है। एक रिसर्च के मुताबिक सिर्फ हिमाचल प्रदेश में 1990 में 107 ग्लेशियल झीलें थी, जो 2024 तक बढ़कर 669 हो गई। यानी 34 साल में इनकी संख्या 525% बढ़ी और इनमें से 88 झीलों में ऐसे फैक्टर्स पाए गए जो किसी ट्रिगर की स्थिति में ग्लोफ का खतरा पैदा कर सकते हैं। तो क्या हिमालय की 88 ग्लेशियल झीलें कभी अचानक फट सकती हैं और क्या भारत में भी नेपाल जैसी अचानक तबाही आ सकती है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। सबसे पहले नेपाल की इस घटना को समझते हैं, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो सिर्फ किसी नदी में अचानक पानी बढ़ जाना नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट्स में सिस्मिक एक्टिविटी को देखकर भूकंप की आशंका जताई गई थी, लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने बाद में सिस्मिक डेटा को दोबारा एनालाइज किया और बताया कि ये सिग्नल किसी सामान्य भूकंप की वजह से नहीं, बल्कि लैंडस्लाइड यानी बर्फ और चट्टान के बड़े हिस्से के कोलैप्स से पैदा हुआ था। सैटेलाइट एनालिसिस के मुताबिक करीब 5200 मीटर की ऊंचाई पर ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर लगभग नीचे गिरा। इस आइस रॉक एवेलांच ने भारी मात्रा में मलबे को नदी तक पहुंचाया। कुछ समय के लिए नदी का रास्ता मलबे से ब्लॉक हुआ और फिर ये ब्लॉकेज टूटने पर पानी और मलबे की तेज लहर नीचे की तरफ चली गई। इसका असर पहले हेंडेकोला, फिर भोटेकोशी और आगे त्रिशूली रिवर सिस्टम तक पहुंचा। अब यहाँ एक जरूरी सवाल है, आखिर पहाड़ों पर जमा बर्फ, पानी और मलबा इतनी तेजी से नीचे कैसे आ सकता है और ऐसी घटना को क्या कहा जाता है? इसके लिए पहले ग्लोफ को समझते हैं। ग्लोफ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड तब होता है जब किसी ग्लेशियल लेक में जमा पानी अचानक बाहर निकल जाता है, लेकिन ग्लेशियर से जुड़ी हर बार ग्लोफ नहीं होती। कई बार ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर झील में गिरता है। लैंडस्लाइड या रॉक फॉल पानी को अचानक डिस्प्लेस करता है या मलबे से नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक होकर बाद में टूट जाता है। इन अलग अलग घटनाओं की चेन भी कुछ ही समय में एक बेहद डिस्ट्रक्टिव फ्लड पैदा कर सकती है। नेपाल में सामने आई घटना में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन ऐसी घटनाओं का रिस्क होता ही क्यों है? इसकी शुरुआत कई बार पहाड़ों पर मौजूद उन ग्लेशियल लेक से होती है जो देखने में सामान्य झील जैसी लगती है, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग होती है। ये झीलें तब बनती है जब ग्लेशियर का बर्फीला मास पीछे हटता है या उसका कुछ हिस्सा मेल्ट होता है। पिघला हुआ पानी ग्लेशियर के सामने आसपास किसी डिप्रेशन में जमा होने लगता है और समय के साथ वहां एक ग्लेशियर लेक बन सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन झीलों के सामने हमेशा कोई मजबूत कंक्रीट डैम नहीं होता। कई बार पानी को ग्लेशियर के मलबे, मिट्टी, चट्टान और बर्फ से बनी एक नेचुरल बैरियर रोक कर रखती है। इसे मोरेन डैम कहा जाता है। जब ये बैरियर स्टेबल रहती है तो झील का पानी उसके पीछे जमा रहता है, लेकिन अगर ये नेचुरल डैम कमजोर हो जाए और उसे कोई ट्रिगर मिल जाए तो पानी अचानक बाहर निकल सकता है और यहीं से ग्लोफ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं कि नेचुरल डैम आखिर टूटता कैसे है। जब ये नेचुरल डैम स्टेबल रहता है तो झील का पानी उसके पीछे जमा रहता है, लेकिन अगर डैम कमजोर हो जाए और कोई ट्रिगर उसे डैमेज कर दे तो पानी अचानक बाहर निकल सकता है। कल्पना कीजिए कि पहाड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी पानी की टैंक है, लेकिन उसकी दीवार कंक्रीट की नहीं बल्कि मिट्टी, पत्थर, बर्फ और ग्लेशियर के मलबे से बनी है और अगर उस दीवार को अचानक धक्का लगे या वो खुद अनस्टेबल हो जाए तो पानी एक साथ बाहर निकल सकता है। पहाड़ का स्लोप और संकरी वैलीज पानी को और तेज कर सकती है और रास्ते में अगर पानी मिट्टी, चट्टान, बर्फ और दूसरे मलबे को भी अपने साथ बहा ले जाए तो फ्लड की डिस्ट्रक्टिव पावर कई गुना बढ़ सकती है। ये ट्रिगर कई तरह से आ सकता है। ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर लेक में गिर जाए तो अचानक एक बड़ी वेव बन सकती है। कोई लैंडस्लाइड या रॉकफॉल झील में गिर जाए तो पानी डिस्प्लेस हो सकता है। बहुत ज्यादा बारिश या क्लाउड बर्स्ट से लेक का वाटर लेवल बढ़ सकता है और नेचुरल डैम पर प्रेशर बढ़ सकता है। तेज बारिश आसपास की चट्टानों और मिट्टी को भी कमजोर कर सकती है, जिससे लैंडस्लाइड लेक में गिरकर आउटबर्स्ट ट्रिगर कर सकता है। भूकंप भी नेचुरल डैम को सीधे डैमेज कर सकता है या लैंडस्लाइड और आइस एवेलांच को ट्रिगर कर सकता है। यानी कई बार डिजास्टर एक सिंगल इवेंट नहीं होता, बल्कि इवेंट्स की एक चेन होती है। पहले ग्लेशियर या माउंटेन स्लोप अनस्टेबल होता है, फिर कोलैप्स या लैंडस्लाइड होता है, उसके बाद पानी या मलबा नदी को ब्लॉक करता है और ब्लॉकेज टूटने पर अचानक फ्लड वेव नीचे की तरफ जाती है। यही वजह है कि किसी ग्लेशियर लेक के फटने का रिस्क समझने के लिए उसके साइज, वाटर वॉल्यूम, नेचुरल डैम की स्टेबिलिटी, आसपास के टेरेन और पॉसिबल ट्रिगर्स, इन सभी को एक साथ देखना पड़ता है। और यही क्लाइमेट चेंज का कनेक्शन आता है। राइजिंग टेम्परेचर ग्लेशियर्स की रिट्रीट और मेल्ट पैटर्न्स को बदल रहे हैं।
कई जगहों पर ग्लेशियर रिट्रीट के साथ नई ग्लेशियर लेक्स बन रही है या पुरानी लेक्स का एरिया बढ़ रहा है। हाई माउंटेन एशिया में भी ग्लेशियर लॉस और ग्लेशियर लेक फॉर्मेशन को लेकर वैज्ञानिक लगातार चेंजेस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। बदलता क्लाइमेट हिमालयन हजार्ड प्रोफाइल को प्रभावित कर रहा है। ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो लैंडस्केप बदलता है, नई लेक्स बन सकती है, कुछ स्लोप्स अनस्टेबल हो सकते हैं और एक्सट्रीम बारिश जैसी घटनाएं भी रिस्क को बढ़ा सकती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज को यहाँ एक बैकग्राउंड रिस्क मल्टीप्लायर की तरह समझना ज्यादा सही है। अब इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, भारत के हिमाचल प्रदेश में भी इसका खतरा है। IIT रोपर और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के रिसर्चर्स की स्टडी के मुताबिक हिमाचल में ग्लेशियर लेक्स की संख्या 1990 के 107 से बढ़कर 2024 में 669 हो गई। इनका कंबाइंड सरफेस एरिया 5.54 से बढ़कर 11.20 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। यानी सिर्फ झीलों की संख्या नहीं बढ़ी, उनका कुल एरिया भी करीब 2 गुने से ज्यादा हुआ। रिसर्चर्स ने 669 लेक्स में से उन 94 लेक्स का डिटेल असेसमेंट किया जिनका एरिया कम से कम 0.02 स्क्वायर किलोमीटर था। इनमें से 88 को ग्लोफ के अलग अलग ट्रिगर्स के प्रति सस्पेक्टेबल पाया गया। और यहाँ एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, 88 सस्पेक्टेबल लेक्स का मतलब 88 ऐसी झीलें नहीं हैं जो कभी भी फटने वाली है। इसका मतलब है कि इन लेक्स में ऐसे फिजिकल फैक्टर्स मौजूद हैं जो किसी ट्रिगर्स की स्थिति में आउटबर्स्ट का खतरा पैदा कर सकते हैं। इन 88 लेक्स में भी रिस्क एक जैसा नहीं है। 9 को वेरी हाई हजार्ड, 18 को हाई हजार्ड और 26 को मीडियम हजार्ड कैटेगरी में रखा गया है। रिसर्चर्स ने नेचुरल डैम इंस्टेबिलिटी, अर्थक्वेक रिस्क, आइस कोर्स और रॉकफॉल जैसे फैक्टर्स को एक्सेस किया। 73 लेक्स में अनस्टेबल नेचुरल डैम्स, 58 में अर्थक्वेक रिलेटेड रिस्क, 52 में आइस कोर वल्नरेबिलिटी और 44 में रॉकफॉल एक्सपोजर पाया गया। एक लेक में एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, इसलिए नंबर्स को जोड़कर टोटल लेक्स नहीं माना जा सकता। रिसर्चर्स ने सिर्फ लेक्स की इन्वेंट्री बनाकर बात खत्म नहीं की, बल्कि 2 हाई रिस्क लेक्स पर फ्लड मॉडलिंग भी की। बीस बेसिन और हिमसू लेक और सतलज बेसिन की तरफ अननेम्ड ग्लेशियर लेक की तरह एक मॉडल किया गया कि अगर इनके नेचुरल डैम्स फेल हो जाए तो संभावित फ्लड डिस्चार्ज कितना हो सकता है। हिमसू लेक के लिए पीक आउटबर्स्ट डिस्चार्ज करीब 1385 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड और सतलज वाली लेक के लिए करीब 3507 क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड तक एस्टिमेट किया गया। समझने के लिए क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स पानी होता है, यानी ये वॉल्यूम करीब 13.85 लाख और 35 लाख लीटर्स पानी प्रति सेकंड के बराबर है। लेकिन ये मॉडलिंग सिनेरियोज है, फ्यूचर फ्लड की प्रेडिक्शंस नहीं। रिसर्चर्स ने अलग अलग रेनफॉल और एक्सट्रीम कंडीशंस के तहत संभावित इंपैक्ट को मॉडल किया था और यहीं से खतरे का दूसरा हिस्सा सामने आता है, डाउनस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिन वाले वर्स्ट केस मॉडलिंग सिनेरियो में 94 बिल्डिंग्स फ्लड इनंडेशन जोन में आती है, जिनमें UH-1-3 हाइड्रो पावर स्टेशन और पंडो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ हिस्से शामिल हैं। सतलज बेसिन वाले सिनेरियो में 588 बिल्डिंग्स वल्नरेबल पाई गई, जिनमें कोल डैम प्रोजेक्ट और उसका पावर हाउस तथा रामपुर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी शामिल है। भारत में ऐसी घटना पहले भी सामने आ चुकी है। 2023 में सिक्किम की साउथ लोहनक लेक से जुड़ी ग्लोफ इवेंट ने तेस्ता रिवर सिस्टम में अचानक भारी फ्लडिंग पैदा की और चुंगथांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं कि कौन सी जगहों पर रिस्क ज्यादा है और वहां वार्निंग सिस्टम कितना मजबूत है। भारत का हिमालयन बेल्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इन सभी क्षेत्रों में ग्लेशियर्स और ग्लेशियर लेक्स मौजूद हैं, लेकिन हर रीजन का रिस्क प्रोफाइल अलग है। इसलिए हिमाचल की स्टडी में सामने आया 88 लेक्स का आंकड़ा पूरे भारत पर लागू नहीं किया जा सकता। ये स्पेसिफिकली हिमाचल प्रदेश की उस स्टडी के असेसमेंट का हिस्सा है। अब अगर खतरा अचानक हो जाए तो बचाव कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्ली वार्निंग। हाई रिस्क लेक्स के आसपास सेंसर्स लगाए जा सकते हैं जो वाटर लेवल और दूसरे फिजिकल चेंजेस को मॉनिटर करें। सैटेलाइट इमेजरी से लेक्स के एरिया, ग्लेशियर्स और सराउंडिंग टेरेन में बदलाव ट्रैक किए जा सकते हैं। ग्राउंड मॉनिटरिंग से नेचुरल डैम की स्टेबिलिटी एक्सेस की जा सकती है। अगर वाटर लेवल में अचानक बदलाव दिखे, डैम अनस्टेबल हो या लैंडस्लाइड का संकेत मिले तो डाउनस्ट्रीम एरिया को अलर्ट किया जा सकता है। भारत सरकार ने भी इसी दिशा में नेशनल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। फरवरी 2025 में अप्रूव्ड इस प्रोग्राम के लिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड में कुल 150 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले रखा गया था। इसका फोकस रिस्क असेसमेंट, मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग और मिटिगेशन जैसे मेजर पर है। कुछ हाई रिस्क लेक्स में इंजीनियरिंग इंटरवेंशन के जरिए वाटर लेवल कम करने या नेचुरल डैम को स्टेबलाइज करने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन हर लेक पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता। हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन, बर्फ, डिफिकल्ट एक्सेस और लैंडस्लाइड रिस्क के कारण वहां इंटरवेंशन खुद बेहद चैलेंजिंग हो सकता है। इससे कई लोकेशन पर लगातार मॉनिटरिंग और डाउनस्ट्रीम प्रिपेयरनेस ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। हिमालय तेजी से बदल रहा है, ऐसे में सवाल सिर्फ खतरे का नहीं, हमारी प्रिपेयरनेस का भी है। आपको क्या लगता है कि भारत की मौजूदा तैयारी पर्याप्त है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए जस्ट।